कंस्ट्रक्शन और रेफरेंस ऑफ रिपील्ड एनेक्टमेंट, क्या जो एनेक्टमेंट रिपील हो गया है उसका रेफरेंसेस, उसके टाइम में कोई केस लॉ डिसाइड हुआ हो तो कोर्ट या गवर्नमेंट उसका रेफरेंस को यूज कर सकता है कि नहीं यूज कर सकता? बोलो। जो एक्ट रिपील हो गया है, अब मान लो करंट एक्ट में कोई केस चल रहा है, क्या ओ जो रिपील है नहीं। हाँ, तो क्या उस नहीं एक्ट में नहीं जो नहीं भी सॉरी। कोर्ट का डिसीजन हुआ था या कोई रेफरेंसेस थे उनको यूज किया जा सकता है कि नहीं? नहीं एग्जाम ही नहीं सर, रिपील हो गया मतलब उसको मानेंगे ही नहीं एक्ट, तब तो क्यों कुछ करेंगे, रेफरेंसेस रेफरेंस में को यूज लेंगे। कर सकते हो, रेफरेंसेस में यूज पर सर कर उसका तो कोई इम्पोर्टेंस नहीं है ना। है नहीं, लेकिन उसको सर मेरे रेफरेंस क्वेश्चन किया भी। है देखो उस समय का कोर्ट जब डिसीजन दिया था तो क्या वो डिसीजन इनवैलिड हो गए? तो नहीं, मेरे वैलिड थे। हिसाब से तो ऑब्वियसली इनवैलिड हाँ हुए, क्योंकि वो तो उस एक्ट के हिसाब से तो सर दिया है ना। हाँ, तो वैलिड थे तो ना, वो एक्ट ही अभी नहीं रहा। वैलिड थे ना। हाँ तब वैलिड थे। हाँ, तो तब वैलिड रेफरेंसेस थे में हाँ। यूज हो सकता है, क्योंकि वैलिडिटी कभी भी इनवैलिड नहीं होता। ऐसा नहीं बोल सकते कि उस समय का जज गलत डिसीजन दिया, ठीक है ना, तुम रेफरेंस में यूज करो, एग्जैक्टली अप्लाई मत कर दो, बट रेफरेंस में यूज तो कर सकते हो ना, कि ये इस बोल सकते सिचुएशन हैं। में कोर्ट ऐसा फैसला किया था तो इस सिचुएशन में हम लोग ऐसा कर सकते हैं। हाँ ये हो सकता है। हाँ, तो एग्जांपल में भी ये लिखा, कंपनीज एक्ट 1956 was replaced and re-enacted as Companies Act 2013. In such a case, every other act which has a reference of Company 1956 will be constructed as reference to 2013. तो 1956 में जो भी था सबको 2013 में हम लोग एनेक्टेड करेंगे। हाँ, अनलेस उस केस का इंटेंशन ही डिफरेंट है। जैसे देखो एक और मस्त एग्जांपल दिया, सेक्शन 115 जेबी पढ़ते हो ना, बुक प्रॉफिट वाला। हम्म। पार्टनरशिप बिजनेस में बुक प्रॉफिट कैलकुलेट करना पड़ता है, हाँ तो तो हाँ देखो क्या हाँ लिखा, हाँ। इन सेक्शन 115 जेबी ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961 फॉर कैलकुलेशन ऑफ बुक प्रॉफिट द कंपनीज एक्ट 1956 आर रिक्वायर्ड टू बी रेफर्ड। With the advent of the Companies Act 2013, the corresponding changes have not been made in section 115 JB of the Income Tax Act 1961. 1961 के एक्ट में अभी भी वही लिखा हुआ है कि बुक प्रॉफिट जो कैलकुलेट होगा वो एज पर कंपनीज एक्ट 1956 कैलकुलेट, और अब 1956 तो हट चुका है हाँ। ना, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि बुक प्रॉफिट का कंसेप्ट भी हट गया है। इनकम टैक्स एक्ट अपने बुक में चेंज नहीं किए, वो अब 1956 हटा के 2013 नहीं लिखा है, क्योंकि 2013 में जो एक्ट बना था उसमें इस बात को लेकर कोई चेंजेस किया ही नहीं गया, माना गया वही कंसेप्ट ठीक है जो प्रॉफिट का कैलकुलेशन का है, वही 90% ऑफ द फर्स्ट 3 लाख और फिर रिमेनिंग पे बैलेंस 60%। 60% ऑफ द हाँ, तो वो रिमेनिंग कहानी बैलेंस था को। ना, हाँ। तो वो कहानी को 2013 छेड़ा नहीं, 2013 बोला ये ठीक ही है, तो एज इट इज रहने दो, हम कुछ नहीं करेंगे। तो इनकम टैक्स एक्ट भी अपने बुक्स में 1956 ही वर्ड यूज कर, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना हो गया कि 1956 स्टॉप हो गया तो वो भी स्टॉप हो जाएगा। पर सर ये एक बात बताइए, ये 115 जीबी बोलते हैं या 40 बी बोलते हैं आप जो बोले अभी? इसको 115 जेबी भी बोलते हैं, 40 बी भी बोलते हैं। जब टैक्स कैलकुलेट होता है वो 115 जेबी है, और बुक प्रॉफिट कैलकुलेट होता है वो है ओ 140 बी। हाँ हाँ। ठीक है, अगला आया अच्छा सेक्शन मास्टर 9। नहीं बना। अगला आया सेक्शन 9, कमेंसमेंट ऑन टर्मिनेशन ऑफ टाइम in any legislation or regulation itself is sufficient for the purpose of excluding the first in a series of days to use the word from and including the last day of the series of days to word the used to। सर क्या बोले, कुछ नहीं समझ में आया, है ना? यही समझ में आया सर। ठीक है, एक लाइन में बात बोल के खत्म करते हैं। हम पवित्रों को बोला तुम्हारा सीए इंटर का एग्जाम फॉर्म भरने का डेट चालू होगा 2 अगस्त और एंडिंग डेट होगा 28 अगस्त। सर याद दिला दिया अच्छे से, अभी तो हम चल लोग रहा है डेट फॉर्म, कैसे भूल गया लिखते था। हैं, हम लोग डेट कैसे लिखते हैं, टू एंड फ्रॉम बोल के लिखते हैं ना। तुरंत हाँ। फॉर्म स्टार्टिंग विद कमिंग्स फ्रॉम
2 अगस्त टू 2/28 28 अगस्त। अगस्त। ठीक है ना? जी सर। तो 2 अगस्त को एक्सक्लूड करके चलेंगे, डेफिनेशन बोल रहा है ये बात। हम लोग 3 अगस्त से मानेंगे डेट चालू हो रहा है, और 28 अगस्त को इंक्लूड करेंगे, मानेंगे इसी दिन लास्ट। देखो क्या लिखा है, फॉर द पर्पज ऑफ एक्सक्लूडिंग द फर्स्ट इन अ सीरीज ऑफ डेज टू यूज द वर्ड फ्रॉम, and for purpose of including the last day in a series to use the word to। ये फ्रॉम और टू वर्ड इसीलिए यूज किया गया एक्ट में। फ्रॉम का मतलब जिस दिन से चालू हो रहा है तो उसके नेक्स्ट डे से चालू करेंगे, और एंड का मतलब जिस दिन एंड हो रहा है वही डेट को एंडिंग माने। मतलब जब भी ऐसे लिखा हो तुम मानोगे 3 अगस्त से काम चालू होगा और 28 अगस्त को खत्म। बात क्लियर? यस सर। चलो इसके बाद का पार्ट पे आते हैं। यहाँ बोले ना, कंपनी डिक्लेयर डिविडेंड फॉर इट शेयर होल्डर इन इट्स एजीएम। देखो एग्जांपल दे रहे हैं, ऑन 30/9/2016 कंपनी 30/9/2016 को अपने एजीएम में शेयर होल्डर के लिए डिविडेंड डिक्लेयर किया। अंडर द प्रोविजन ऑफ कंपनी एक्ट 2013 कंपनी इज रिक्वायर्ड टू पे डिविडेंड, डिक्लेयर डिविडेंड विद इन 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्लेरेशन। क्या बोलना चाह रहे हैं, जिस दिन कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर किया वहां से 30 दिन के अंदर डिविडेंड पेमेंट हो जाना चाहिए। यस सर। तो ये 30 दिन चालू कब से होगा? कंपनी 30 सितंबर को डिविडेंड डिक्लेयर किया तो डेट चालू होगा 1 अक्टूबर से, लेकिन एंडिंग कब हो रहा है? 30 अक्टूबर। 30 अक्टूबर। ठीक है ना? यस सर। तो 30 सितंबर को हम इस डेट में गिना नहीं, तो फर्स्ट डे को एक्सक्लूड किया लेकिन लास्ट डे को इंक्लूड किया। बात क्लियर? एग्जांपल के साथ। यस सर, ये ग्रामर जैसे पूरा। हाँ। ये ग्रामर है। सेक्शन 10 क्या बोलता है? कंप्यूटेशन ऑफ टाइम बोलता है, वेयर बाय एनी लेजिस्लेशन और रेगुलेशन एनी एक्ट इज डायरेक्टेड टू बी डन इन कोर्ट और ऑफिस और ऑन अ सर्टेन डे और विद प्रिस्क्राइब्ड पीरियड, देन द कोर्ट और ऑफिस इज क्लोज ऑन दैट डे, द लास्ट डे ऑफ द प्रिस्क्राइब्ड पीरियड। तो तुमको नेक्स्ट डे डॉक्यूमेंट जमा करने का पावर मिलेगा। एक एग्जांपल देते हैं, कोर्ट तुमको बोला अगले 10 दिन में आके मेरे यहाँ पे डॉक्यूमेंट जमा कर देना, ठीक है? तुम 10वां दिन पहुंचा, वो 10वां दिन 15 अगस्त तक, तुम लास्ट डे को पहुंचा जमा देने, और वो लास्ट डे क्या है? 15 अगस्त। 15 अगस्त। हाँ। तुमको 16 अगस्त को टाइम मिलेगा। ऐसा नहीं होगा कि तुम्हारा टाइम लैप्स हो गया, तुम्हारे हिसाब से नेशनल निकल हॉलीडे गया है तो। है ना? तुम 16 अगस्त को गए तो डेज काउंटिंग के हिसाब से तो 10 डेज क्रॉस कर गए, हाँ सर। तो कोर्ट रिजेक्ट नहीं कर सकता। कोर्ट ये नहीं बोल सकता पेनल्टी लगेगा, माना जाएगा। 16 अगस्त को जमा नहीं किया तुम, 15 अगस्त को जमा किया, तुम विद इन 10 डेज जमा कर सकते। नेशनल हॉलीडे है ना, इसलिए। हाँ, अगर उस दिन कोर्ट बंद है, नेशनल हॉलीडे का एग्जांपल था केवल। हम बोलना ये चाहता है कि जिस ऑफिस या कोर्ट में तुमको डॉक्यूमेंट जमा करना है, अगर उस दिन छुट्टी है, कोर्ट बंद है या वो ऑफिस बंद है, तो फिर तुमको अगला दिन तक का टाइम मिलेगा और माना जाएगा तुम लेट नहीं हुए हो, तुम विद इन दैट डेट जमा कर चुके। ठीक है? यस सर। अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक, मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस unless different intention appear, measuring a straight line or a horizontal plane line। ये इंडिया का मैप है, और आपको मैप बनाना नहीं आता, हम मैप बनाना नहीं सिखाते, हम लॉ पढ़ाना सिखाते। ये इंडिया का मैप है, यहाँ पे वेस्ट बंगाल है, यहाँ पे तमिलनाडु है। तुमको ऐसे ही जाना है एकदम। डिस्टेंस मेजर करोगे कोई दो जगह का, ये एक्ट बोलता है कि स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल प्लेन लाइन से डिस्टेंस मेजर करो। अब मान लो यहाँ बीच में कुछ प्रॉब्लम है, तुम घूम के जाते हो। ऐसे बहुत सिंपल एग्जांपल देता है, इंडिया का ये जो मैप नजर आ रहा है, ये जो पार्ट है, ये तो इंडिया के बाहर का पार्ट हो गया। जी सर। अब मान लो हमको यहाँ से यहाँ जाना है, हमको कैसे घूम के जाना पड़ेगा, है ना?
यस सर, यस सर। तो ये डिस्टेंस तो लॉन्ग हो गया। कोर्ट या लॉ ये हम्म। डेफिनेशन बोलता है, नहीं तुम मेजरमेंट ऐसे ही करो, स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन से डिस्टेंस मेजर करो। डिस्टेंस मेजरिंग घूम के नहीं होगा। बात क्लियर? यस सर। अगला टॉपिक, ड्यूटी टू बी टेकन प्रो रेटा इन एनेक्टमेंट, whereby any enactment any duty of custom or excise is leviable। कोई कस्टम ड्यूटी, कोई एक्साइज ड्यूटी, कोई जीएसटी का ड्यूटी अगर किसी बात पे लेविएबल है, ठीक है, ऑन एनी गिवन क्वांटिटी बाय वेट और मेजरमेंट के हिसाब से। मान लो यहाँ पे कस्टम ड्यूटी बोल रहा है कि 150 केजी अगर वेट है इस चीज का तो 20 रुपया पर केजी करके ड्यूटी लगेगा, और अगर 200 केजी वेट है इस चीज का तो पर केजी 25 रुपया करके ड्यूटी लगेगा। कस्टम्स में ऐसे होता है ना। हाँ, एक कभी कैलकुलेट करते थे वैल्यूएशन गुड्स यहाँ का। पे बोलेगा द लाइक ड्यूटी इज लेविएबल अकॉर्डिंग टू द सेम रेट ऑन एनी ग्रेटर और लेसर क्वांटिटी। अगर दो अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग रेट लिखा है तो जो लाइकली ड्यूटी है वही लेविएबल होगा। मतलब जो लेटेस्ट ड्यूटी है वो एप्लीकेबल हो जाएगी। ठीक है, ठीक है। यस सर, नेक्स्ट बोला समझ जेनरेट गए ये वाला। नंबर, ये फालतू का ज्ञान दिया। एक बहुत मस्त बात बोलते हैं, अगर कहीं पर लॉ लिखा है कि दिस इज एप्लीकेबल फॉर, एग्जांपल में एक वर्ड यूज करें हम, पहले हम लॉ बोल देते हैं, एग्जांपल नहीं बन पा रहे, लॉ बोलते बोलते शायद एग्जांपल बन जाए। ही और शी को अलग अलग ट्रीट मत करो। कहीं पे अगर लिखा है लॉ में ही, मतलब ये ही और शी दोनों पे ही एप्लीकेबल है। तुम ये मत बोलो वहां ही लिखा है मतलब सिर्फ मेल पे ही एप्लीकेबल होगा, शी नहीं लिखा है मतलब फीमेल पे एप्लीकेबल नहीं होगा। अगर कोर्ट या लॉ को कोई बात लिखना होता मेल फीमेल वाइज, वो लोग ही शेल की जगह मेल या फीमेल वर्ड यूज करते। तब अगर वो स्पेसिफिकली बोल दिया है कि ये सिर्फ मेल के लिए है और ये सिर्फ फीमेल के लिए है, देन वो चीज वैसे ही पढ़ो कि हाँ ये चीज मेल के लिए थी फीमेल के लिए है। लेकिन जनरल क्लॉज क्या बोलता है कि अगर ऐसे स्पेसिफिकली मेंशन नहीं किया कोर्ट या लॉ या गवर्नमेंट, तो अगर ऐसे लिखा है ही या शी, दोनों को एक ही पढ़ो। ऐसे मत पढ़ो कि सिर्फ ही पे एप्लीकेबल है शी पे नहीं। ठीक है, यस सर। समझे मेरा बात? वैसे दूसरा हाँ बात सर। बोला सिंगुलर और प्लूरल के बारे में। अगर कोई कोर्ट, मान लो कोई एक वर्ड है, एग्जांपल हम लेते हैं टूथपेस्ट, नहीं टूथपेस्ट में एस नहीं लगता, कोई ऐसा सिंगल प्लूरल वाला वर्ड बोलो। बॉय, बॉयज। हाँ बॉय और बॉयज, हाँ ठीक, बॉय और बॉयज। तो सर जहाँ पे एस नहीं लगा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ एक लड़के पे ये रूल एप्लीकेबल है। जहां पर एस लिखना या नहीं लिखना, तुमको लॉ पढ़ के अगर ये फील आ रहा है कि वहां एस लिखा है या नहीं लिखा लेकिन ये सबके लिए एप्लीकेबल है, तो फिर वो सबके लिए एप्लीकेबल है। ठीक है, जी सर। मतलब उसको प्लूरल की तरह पढ़ो, सिंगुलर की तरह मत पढ़ो। सिंगुलर बोलना होता कोर्ट को तो कोर्ट उसको अलग से मेंशन कर देता कि ये सिर्फ इसी के लिए एप्लीकेबल। तो जहां मेल फीमेल में लग रहा है कि ये इंडिविजुअल के लिए नहीं बोला गया है तो मानो सबके लिए। जहां सिंगुलर प्लूरल अलग से बोला नहीं गया कोर्ट में तो वहां पर मानो कि ये सिंगुलर नहीं प्लूरल ही है। ठीक है, क्लियर है बात? जी सर। हाँ हाँ। अगला वर्ड है पावर एंड फंक्शनलिटी। बहुत सिंपल सा बात बोला, टाइम पास वाला बात बोल रहा है कि पावर ऑफ कंफर्ट बाय सेंट्रल एक्ट में भी एक्सरसाइज फ्रॉम टाइम टू टाइम एज अ सर्टेन रिक्वायर्स। जिन जिन डिपार्टमेंट को सेंट्रल गवर्नमेंट पावर दी है वो डिपार्टमेंट को पावर एक्सरसाइज करने का राइट है, बाकी लोगों को नहीं। ठीक है, नॉर्मल बात था सर। सेक्शन 15, हाँ ये बात मस्त है। वेयर बाय एनी लेजिस्लेशन और रेगुलेशन ऑफ पावर टू अपॉइंट अ पर्सन टू फिल एनी ऑफिस unless otherwise provided, such appointment may be either by name or by virtue of office। देखो जनरली किसी को अपॉइंट करना या नहीं करना सेंट्रल गवर्नमेंट का पावर है, गवर्नमेंट ऑफिस का बात हो रहा है। लेकिन
कभी कभी सेंट्रल गवर्नमेंट या कोर्ट किसी पर्टिकुलर पर्सन को ये पावर देता है कि तुम अपॉइंट करो, तो फिर उसको वो अपॉइंटमेंट का पावर मिल जाए। ये भी कॉमन बात था, ऐसा कोई डिफिकल्ट बात नहीं था। ठीक है। और जिसको पावर टू जी अपॉइंट सर। किया गया उसी के पास पावर टू सस्पेंड या डिसमिस रहेगा मेनली। ये जनरली यहाँ क्या बोला था, अथॉरिटी हैविंग फॉर द टाइम बीइंग पावर टू मेक द अपॉइंटमेंट शैल आल्सो हैव द पावर टू सस्पेंड और डिसमिस एनी पर्सन। अनलेस एंड अनटिल वहां लिखना था कि अपॉइंट करने का पावर तो सेंट्रल गवर्नमेंट उस ऑफिसर को दिया है, लेकिन डिसमिस करने का पावर अपने पास रखा है। अगर ऐसा कुछ मेंशन नहीं है देन सर जिसको पावर अपॉइंट करने का है उसी को पावर डिसमिस करने का भी है ना। अगर गवर्नमेंट को उसको डिसमिस करने का पावर रोकना होता तो मेंशन कर देता ना। हाँ सही बात है। अगला हेडिंग है सब्स्टिट्यूशन ऑफ फंक्शनरीज। हम्म, Substitution of functionaries for indicating the application of law to every person executing the function of an office. Itself is sufficient to mention the office title. ये मजेदार बात बोला। एक डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट का, मान लो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, उसमें आईटी ऑफिसर भी होते हैं, आईटीओ, उसमें कमिश्नर भी होता है, उसमें कमिश्नर अपील भी होता है, बहुत सारे लोग होते हैं ना। जी सर। तो अगर बोला गया ये बात आईटी डिपार्टमेंट के ऊपर एप्लीकेबल है, मतलब उस डिपार्टमेंट में जितने फंक्शनरीज आते हैं फिर सब पे एप्लीकेबल है। आया ना? आपको क्या लगता है? हाँ सर बिल्कुल होगा। अरे सर आईटी ऑब्वियसली डिपार्टमेंट पे एप्लीकेबल बोल दिए तो उस डिपार्टमेंट का कमिश्नर के आईटी डिपार्टमेंट के बाहर आता है क्या फिर? नहीं। गवर्नमेंट क्या कोर्ट क्या करता है ना, जनरली बोल देता है इस ऑफिस के ऊपर ये वाला लॉ एप्लीकेबल है या ये वाला बात एप्लीकेबल है, तो उस ऑफिस में फिर जितने फंक्शनरीज हैं, मतलब जितने लोग भी काम कर रहे हैं, सब पे वो लॉ एप्लीकेबल हो जाएगा। तो नॉर्मल बात था। अब इस एक्ट में हमको बड़ा बात बताने के लिए बचा नहीं है, बड़ा बात सब खत्म इस चैप्टर के पॉइंट ऑफ व्यू। सक्सेसर मतलब क्या होता है, इसका भी डेफिनेशन दिया है। For indicating the relation of law, successor of any functionary itself is sufficient to express in relation to functionary. अगर एक कमिश्नर है तो उसका सक्सेसर कौन होगा? अगर कोई और अपॉइंट नहीं हो तो उसका डिप्टी, उसके हटने पर वो कमिश्नर बनेगा ना। राजा का बेटा राजा बनेगा ना, अगर कोई अनलेस एंड अनटिल दूसरा बात नहीं किया, है ना। मान लो प्राइम मिनिस्टर है, मान लो स्टेट में होता है ना कि स्टेट में चीफ मिनिस्टर होता है, हाँ। बोलते हैं ना ये डेप्यूटी सीएम ये है, कोई और आदमी को डेप्यूटी सीएम भी अपॉइंट किया है। तो अगर सीएम ऑफिस से एब्सेंट है तो उसका काम का पावर किसके पास चला जाएगा? डेपुटी सीएम। डेप्यूटी सीएम के पास। अनलेस एंड अनटिल सीएम ये बोल के गया है ये पावर किसी को नहीं जाएगा। ठीक है। यस सर। बाकी इसमें ये सब काम का बात नहीं है, काम तो कोई और बात देखते हैं अगर है तो। ये एक छोटा सा थ्योरेटिकल बात है। कोई डॉक्यूमेंट पब्लिक डॉक्यूमेंट कब बनता है? सर पहले उसका एक ड्राफ्ट बनता है, वो ड्राफ्ट स्पेसिफिक डेट को कंसिडरेशन के लिए दिया जाता है पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को, वो डिपार्टमेंट उस पर अपना कमेंट देता है। अगर कुछ बड़ा पॉइंट है तो दोबारा उसको पब्लिश करना पड़ता है, और अगर छोटा मोटा चेंजेस है तो चेंज करके उसको ऑफिशियल गैजेट में गवर्नमेंट डिक्लेयर करती है। मान ले कोई एक सेंट्रल गवर्नमेंट एक ड्राफ्ट बनाया, मान लो एक एग्जांपल ले लेते हैं, इंडिया में सीए का पढ़ाई के लिए कोई नया लॉ बना के लेके आए, तो सेंट्रल गवर्नमेंट पहले क्या करेगा, ड्राफ्ट बनाएगा, आईसीएआई को देगा या जो भी कंसर्न लोग हैं उनको देगा। अगर उनको लगता है कि ड्राफ्ट में कुछ चेंजेस का दरकार है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट को सजेशन देंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है ये बड़ा सजेशन है कुछ, तो दोबारा उस ड्राफ्ट को पब्लिश करके पब्लिक प्लेटफॉर्म पे दिया जाएगा ताकि सबको पता हो। और अगर छोटा मोटा चेंजेस है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, उसको डायरेक्ट पब्लिश कर दिया जाएगा। ठीक है। ओके। हाँ हाँ। यही थ्योरी इसमें पूरा लिखा है, एक बार रीड कर लेना।
ये रिपील्ड एनेक्टेड वाला बात पढ़ लिए। ये अपने बात पढ़े ना, कोई भी अगर कोर्ट का ऑर्डर है तो वो कैंसिल नहीं हो जाएगा रिपील्ड होने के कारण, वो एप्लीकेबल रहेगा। रहेगा, हाँ। इसमें कुछ काम का नहीं बचा है। डन, ये था ये चैप्टर।